कल मित्रों मैंने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विषय में आपको बताया था और आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ जो है गुण और उसकी जो आलोचनात्मक व्याख्या रह गई थी। प्लेटो ने अपने जीवन काल में यूनान के इतिहास का अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आंखों से एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा और उसने एथेंस में देखा 30 टायरेंट्स का की जो शासन व्यवस्था है, 30 आताताइयों का जो शासन था, और उसने यह भी देखा कि उस समय किस तरह से जो है नैतिक जो आदर्श थे उनका प्रभाव हो रहा था। तो प्लेटो ने इस जो सामाजिक क्षेत्र की जो बुराइयां थी, इन बुराइयों को दूर करने का उसे जो उपाय सूझा, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य में इस उपाय इन व्याधियों को दूर करने का उसने उपाय बताया कि ये व्याधियां, ये जो कारण हैं या ये जो परिस्थितियां हैं, ये तभी दूर हो सकती हैं जबकि एक आदर्श राज्य का शासन हो। और प्लेटो ने इस समस्या का समाधान करते हुए उसने कहा कि दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है, इस बात पर उसने जोर दिया कि राज्य का जो शासन है वह पढ़े लिखे व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए, सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथ में शासन की सत्ता सौंपी जानी चाहिए। और इसी आधार पर शैली ने कहा है कि संभवतः प्लेटो प्रथम और अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन की जो सत्ता है सर्वाधिक जो धनवान, सर्वाधिक जो महत्वाकांक्षी या जो सर्वाधिक चालाक लोग हैं उनके हाथों में न होकर के सर्वाधिक बुद्धिमान लोगों के हाथ में शासन की सत्ता होनी चाहिए। और उसने इस बात का भी एक महत्वपूर्ण संदेश उस समय दिया था कि राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक जो शक्ति है वह पृथक पृथक होना चाहिए। राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपी जानी चाहिए। अगर राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी तो क्योंकि सत्ता जो है व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है और एब्सोल्यूट जो सत्ता होती है, निरंकुश जो सत्ता होती है, निरंकुश सत्ता व्यक्ति को और भी भ्रष्ट कर देती है। तो इसलिए उसने कहा था कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। जो शासन करने वाले लोग हैं उनको जो है स्वार्थ में निर्लिप्त नहीं होना चाहिए। उनको जो है जो इहलौकिक की जो कह सकते हैं कि जो आकर्षण है इहलौकिक के, इस संसार के जो आकर्षण है उन आकर्षणों से जो शासक वर्ग है उसको दूर रहना चाहिए। इसलिए उसने अपने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। तो प्लेटो ने साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया वह सिद्धांत केवल दो वर्गों के लिए उसने दिया था कि जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है उनको कंचन और कामनी के मोह से और व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसके मोह से उनको जो है दूर रहना चाहिए। तो प्लेटो की बात अगर इस समय या पूरे विश्व ने मान लिया होता तो हम आज जो व्यवहारिक रूप में देखते हैं कि आज पूरा विश्व जो है अपने ही शासकों के भ्रष्टाचार से पीड़ित है। और प्लेटो ने यह संदेश जो है उस समय दे दिया था और इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना कि उस समय। तो इसीलिए प्लेटो ने कहा था कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते या इनमें जो है दार्शनिकता की भावना नहीं आती है या ये राजा या राजकुमार दार्शनिक के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं तो तब तक इस संसार के बुराइयों का अंत होना संभव नहीं है। तो मैं इसको आगे बढ़ाते हुए कि आपने कल जो पढ़ा था कि प्लेटो में उस समय जो एथेंस की जो स्थिति थी, एथेंस की अराजक स्थिति थी और उस अराजक स्थिति के प्लेटो ने दो कारण बताए थे। एक तो बताया था अज्ञान और दूसरा बताया था स्वार्थ। तो प्लेटो ने इनको दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए शिक्षा का सिद्धांत अपनाया और स्वार्थ को दूर करने के लिए उसने कहा कि साम्यवाद का सिद्धांत जो है अपनाया जाना चाहिए। तो जिस प्रकार प्लेटो के दर्शन की आपने जो विशेषताएं पढ़ी हैं उन विशेषताओं के आधार पर उसने जो है जो प्लेटो की जो दर्शन की जो विशेषताएं थी उनमें उसने बताया कि जो उसकी जो पद्धति थी, दर्शन निर्माण की जो पद्धति थी वह द्वंदात्मक पद्धति थी। और द्वंदात्मक पद्धति के अंतर्गत जैसा कि आपने पढ़ा कि किसी भी जो तत्व है उसको पक्ष विपक्ष का इतना लक्ष्य बनाया जाता है कि उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं और उसके बाद ही जो है कोई उसने सिद्धांत दिया। तो प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत देने में भी इसी पद्धति को अपनाया। प्लेटो ने जो है सर्वप्रथम उस समय की जो तत्कालीन समय में
जो न्याय की जो धारणाएं प्रचलित थी, उन धारणाओं का प्लेटो ने पहले खंडन किया, उनका अध्ययन किया। खंडन करने के बाद प्लेटो ने जो है अपने न्याय का सिद्धांत दिया। तो उस समय जो न्याय के जो सिद्धांत थे, पहला सिद्धांत जो है परंपरागत न्याय का सिद्धांत था, जिसके प्रवर्तक सिफालस और उसका बेटा पोलीमार्क्स था। सिफालस का मानना था कि सत्य बोलना और लिया गया ऋण चुका देना ही न्याय है, और पोलीमार्क्स जो उसका बेटा था, उसने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति के अनुरूप उचित व्यवहार करना ही न्याय है, अर्थात कि जो शत्रु है, शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना जो है न्याय होगा। फिर प्लेटो ने इस सिद्धांत का खंडन किया। उसने कहा कि नहीं, जो है विभिन्न परिस्थितियों में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उन परिस्थितियों में हमेशा सत्य बोलना न्याय नहीं सकता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिनमें जो है लिया गया ऋण चुका देना भी जो है न्याय नहीं हो सकता है। और प्लेटो ने कहा कि बुरे व्यक्ति जो पहले से ही बुरा है, उस बुरे व्यक्ति को और बुरा बना देना जो है, जो नैतिकता का जो न्यूनतम जो सिद्धांत है, नैतिकता का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है कि जिस व्यक्ति की दशा पहले से ही खराब हो, उस व्यक्ति को और बुरा बनाना जो है कहाँ का न्याय हुआ। तो ये उसने जो है परंपरागत सिद्धांत का खंडन किया। फिर थ्रेसीमेकस का सिद्धांत आपने पढ़ा कि जो उग्रवादी सिद्धांत था, इस सिद्धांत के आधार पर प्लेटो ने दो धारणाएं उसकी थी। पहला जो है न्याय शक्तिशाली का हित है, और दूसरा अन्याय न्याय से अधिक अच्छा है। तो शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इस आधार पर उसने कहा कि क्योंकि समाज में जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो ही अपने हित का साधन करते हैं, बाकी आम जनता का जो कर्तव्य है, आम जनता के जो न्याय की जो अवधारणा है, वह शक्तिशाली व्यक्ति के हित की रक्षा करना या उसके कानूनों का पालन करना जो है सर्वसाधारण के लिए न्याय होगा। और दूसरे उसने कहा कि अन्याय न्याय से अधिक अच्छा है। तो प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जहां जो है थ्रेसीमेकस का मानना था कि जो अन्याय है वह न्याय से जो है अधिक अच्छा है, लेकिन जो नियम है, जो एक धारणा है, उस धारणा के आधार पर हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को प्राप्त करना चाहता है, और अपने हित को प्राप्त करने के लिए वह जो है क्या करेगा कि जो राज्य के जो द्वारा कानून बनाए गए हैं या सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, अगर उसके हित के विपरीत होते तो वो उनका विरोध भी करेगा। लेकिन इसमें तो उस व्यक्ति का हित है जो उसका विरोध कर रहा है, उसके हितों के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं, लेकिन प्लेटो के अनुसार, जो थ्रेसीमेकस के अनुसार, वह जो है अन्याय होगा, क्योंकि आम आदमी का जो कर्तव्य है, आम आदमी के लिए जो न्याय की जो उसने परिभाषा दी है कि शक्तिशाली के हित की रक्षा करना न्याय है। तो प्लेटो ने इस सिद्धांत का भी खंडन किया। उसने कहा कि न्याय जो है कभी भी जो है अन्यायी व्यक्ति जो है उसके जो है सुखी आप नहीं मान सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो तीसरा जो सिद्धांत था वो ग्लोकन का व्यवहारवादी सिद्धांत था, और ग्लोकन ने न्याय को एक कृत्रिम वस्तु माना है, और उसने कहा कि जो न्याय है वह दुर्बलों की आवश्यकता है, न कि सबलों का हित। जो दुर्बल लोग हैं उनकी आवश्यकता के लिए जो है न्याय का जन्म हुआ। और उसने जो वर्तमान समय के जो अनुबंधवादी जो विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, उन्होंने जिस आधार पर राज्य की उत्पत्ति को बताया था, उनका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में लोग क्या थे, अत्यंत दुखी हो गए थे प्राकृतिक अवस्था से, और उस अवस्था में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और किसी को भी अपने जीवन को जीने के लिए या उसकी जीवन की निश्चितता का कोई जो है उनके पास आधार नहीं था कि कब कौन किसकी जान ले ले। तो इसलिए उन्होंने आपस में समझौता करा, और उस अराजक स्थिति से बचने के लिए उन्होंने जो है कानून का निर्माण किया या राज्य का उन्होंने निर्माण किया। तो इसलिए न्याय जो है दुर्बलों का हित है, शक्तिशाली दुर्बलों की जो आवश्यकता है शक्तिशाली का हित नहीं। तो प्लेटो ने जो है इस सिद्धांत का भी खंडन किया, और प्लेटो का मानना था कि न्याय आत्मा का एक आंतरिक या वास्तविक गुण है। न्याय का पालन व्यक्ति भय के कारण या शक्ति के कारण नहीं करता है, बल्कि अपनी आत्मा के गुण होने के कारण वह न्याय का पालन करता है। ये हो गए थे प्लेटो की न्याय सिद्धांत जो उसमें प्रचलित थे। और जैसा मैंने बताया कि प्लेटो ने डायलेक्टिक जो मेथड है, द्वंदात्मक जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अपनाया था, और उसके बाद ही उसने अपने न्याय के सिद्धांत को दिया था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो अवधारणा है, प्लेटो का जो न्याय है वो है कि न्याय मनुष्य आत्मा का अनिवार्य गुण है, राज्य व्यक्ति का ही जो है वृहद रूप है, कार्य विभाजन और विशेषीकरण का सिद्धांत ही न्याय की उत्पत्ति करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के दो रूप आपको बताए थे कि प्लेटो ने जो है
न्याय के दो रूप बताए, एक तो जो है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। तो व्यक्तिगत न्याय जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्थान पर रहते हुए उसके अनुसार, उसके जो गुण है उन गुणों के अनुसार जो कार्य उसको मिला वह कार्य वह करते चले जाए और दूसरे के गुणों में हस्तक्षेप न करे। प्लेटो दूसरे के कार्यों में जो है हस्तक्षेप न करे, प्लेटो के अनुसार वही क्या होगा, न्याय होगा। दूसरा जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय प्लेटो ने जैसा कि समाज का जो है 3 वर्गों में विभाजन किया था। उसने कहा कि जो नैसर्गिक गुण मनुष्य में है, साहस का गुण है, शौर्य का गुण है और जो है तृष्णा का गुण है, उस आधार पर शासक हो गया, सैनिक हो गया और उत्पादक वर्ग हो गया। तो जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो समाज के जो तीनों वर्ग हैं, राजा का कार्य है कि वह जो है शासन का कार्य करे, जो सैनिक वर्ग है, सैनिक वर्ग का कार्य है कि वह देश की रक्षा करे, और जो उत्पादक वर्ग है कि वह जो है उत्पादन करके जो है अन्य जो वर्ग है, जो ऊपरी जो उसने संरक्षक वर्ग इनको कहा है सैनिक वर्ग को, और जो राजा है जो शासक वर्ग है उसको उसने संरक्षक वर्ग कहा है। तो संरक्षक वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी उसने जो है श्रमिक वर्ग का काम बताया। तो ये हो गया प्लेटो के न्याय के दो रूप, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। तो जब ये तीनों वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हैं और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो प्लेटो के अनुसार वह क्या होगा, न्याय होगा। और एक ऐसे आदर्श राज्य की उसने कल्पना की थी, और आदर्श राज्य का जो आधार है वह न्याय ही है। नेक्स्ट इसमें जो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के जो आधार थे वह हस्तक्षेप का जो है सिद्धांत है कि दूसरे कार्यों में जो है हस्तक्षेप नहीं करना, और कार्यों की विशिष्टता का सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति में जो गुण, जिस गुण की अधिकता है वह केवल एक ही कार्य करे जिस गुण की उसमें अधिकता है, तो कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत होगा। और तीसरा जो है साम्यता का सिद्धांत कि जब लोग अपने अपने कार्य को करते चले जाएंगे तो इससे समाज में एकता आएगी, समाज में जो है समरसता आएगी। तो इसी आधार पर प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, इन 3 आधारों पर उसने अपने न्याय सिद्धांत का निर्माण किया। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के गुण, यहां तक तो हमने कल आपको करा लिया था। आज जो है व्यक्ति जो प्लेटो है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के गुण। तो पहली जो विशेषता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कि व्यक्तिवाद का घोर विरोधी। प्लेटो जो है व्यक्तिवादी नहीं था, प्लेटो समष्टिवादी था, और अपनी इस अवधारणा के आधार पर वह यह प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति का अस्तित्व तभी है जब वह समाज का सदस्य होता है, राज्य का वो सदस्य होता है, और व्यक्ति समाज या राज्य का अंग है, तभी जाकर के उसका अपना औचित्य है, उसका जो है अपनी पहचान है। अगर वह समाज से अलग रहता है तो वहां पर जो है व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। व्यक्ति के विकास के लिए राज्य एक अनिवार्य तत्व है, राज्य एक अनिवार्य संस्था है। व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई नहीं बल्कि समाज का ही एक अंग है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र या एकाकी या इकाई के रूप में अपनी जीवन पद्धति को नहीं अपना सकता है। तो प्लेटो जो है व्यक्तिवादी न होकर के प्लेटो जो है समष्टिवादी है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो समस्त समाज के कल्याण के लिए है, न कि व्यक्तिगत कल्याण के लिए, जैसा कि जो उस समय के जो सोफिस्टवादी जो विचारक थे, चाहे वो सिपालस हो, पोलीमार्कस हो, तो इन लोगों ने उस समय की जो व्यापारिक जो नैतिकता का जो नियम है उस आधार पर उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत को दिया था। लेकिन प्लेटो ने उनका खंडन करने के बाद बताया कि न्याय जो है समाज कल्याण के लिए है, न कि व्यक्तिगत कल्याण के लिए। दूसरी जो विशेषता है त्रिगुण आधारित व्यक्ति और राज्य। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि प्लेटो ने जो अपने उसके जो दर्शन की जो विशेषता थी उसमें मानवीय आत्मा के जो उसने त्रिवर्गीय जो विभाजन किया था कि प्रत्येक व्यक्ति में, उसका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 नैसर्गिक गुण होते हैं, विवेक या ज्ञान, दूसरा साहस या शौर्य, और तीसरा तृष्णा या क्षुधा। राज्य भी जो व्यक्ति का ही एक विराट रूप है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ऐसा प्रथम राजनीतिक दार्शनिक था जिसका मानना था कि राज्य क्या है, व्यक्ति का प्रतिरूप है, एक बड़ा रूप है। जिस प्रकार से व्यक्ति में
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं, और इन गुणों का जिस व्यक्ति में उचित सामंजस्य होता है, उचित कोऑर्डिनेशन होता है, वह व्यक्ति आदर्श व्यक्ति कहलाता है। और इसी प्रकार से राज्य भी जो है इन गुणों से परिवेक्षित होता है। राज्य में भी ये तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन गुणों में जो सतोगुण है उस गुण की प्रमुखता होनी चाहिए, उसका शासन होना चाहिए। इसी आधार पर उसने कहा कि राज्य में एक विवेक जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा, जो दार्शनिक होगा, जो जिसके पास विवेक होगा, उसी को क्या करना चाहिए, शासन का कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए। पहला गुण था विजडम यानी कि बुद्धि, दूसरा स्पिरिट यानी कि साहस या शौर्य, और तीसरा जो गुण है वो है एपिटाइट या क्षुधा। तो इसी आधार पर ज्ञानवान को उसने कहा कि शासक वर्ग, शौर्यवान सैनिक वर्ग, और तृष्णा युक्त जो वर्ग है वह उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। और इन 3 वर्गों के सुंदर समन्वय में ही न्याय की उत्पत्ति होती है। और जिस राज्य में इस तरह के गुणों का सुंदर सामंजस्य होगा, ऐसे राज्य को प्लेटो ने आदर्श राज्य की संज्ञा दी थी। तीसरी जो विशेषता है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की तीसरी जो विशेषता है वह है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। समाज में विद्यमान ये तीनों वर्ग जब अपने अपने प्राकृतिक गुण के आधार पर अपना अपना कार्य करते हैं और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो वे कार्य कुशलता को ही प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि एक समरसतापूर्ण और एकताबद्ध राज्य का निर्माण ही करते हैं। इसे अभिव्यक्त करते हुए डॉक्टर रूज ने कहा है कि अपने कार्य को करना और अन्य व्यक्तियों के या अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो ये हो गया कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, यानी कि व्यक्ति में जिस गुण की अधिकता है और उस गुण की अधिकता के आधार पर उनके कार्यों का विभाजन हो गया है, उनके कर्तव्यों का अगर विभाजन कर दिया गया है कि आप अपने गुण के आधार पर केवल एक ही कार्य करेंगे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो प्लेटो के अनुसार उस राज्य में एकता भी आएगी, समरसता भी आएगी, और उस राज्य में किसी भी तरह का जो है अराजक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट आता है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह आधुनिक न्याय सिद्धांत की तरह जो है वैधानिक नहीं है। यह पूर्णतः क्या है, नैतिक है। यह सार्वलौकिक जो न्याय है जगह जिसको आप अपना सकते हैं, की स्थापना इसकी की जा सकती है। सिर्फ वैधानिक न्याय ही नहीं है, बल्कि यह जो है एक नैतिक न्याय की स्थापना करता है। यह मानव के संपूर्ण नैतिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है और सिर्फ वैधानिक कर्तव्यों की व्याख्या नहीं करता है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय जो है व्यक्ति पर निर्भर है, और व्यक्ति की जो नैतिकता है उसकी नैतिकता क्या कहती है या उसके क्या गुण हैं, उन गुणों के आधार पर जो कार्य उसे दिया गया है क्या वह उन्हीं गुणों के आधार पर कार्य करता है या नहीं करता है, तो वह जो है व्यक्ति पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट जो विशेषता है आंगिक एकता का सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो 5वीं जो विशेषता है, तो प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। प्लेटो ने जो है राज्य को जो है व्यक्ति का विराट या विशाल रूप माना है। उसने कहा है कि अगर व्यक्ति के गुणों को आप समझना है तो आप राज्य में उन गुणों को जो है अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि उसने कहा है कि जो राज्य है वह ओक के वृक्षों से नहीं बनता है या चट्टानों से नहीं बनता है, बल्कि राज्य जो है उसमें निवास करने वाले जो नागरिक हैं उनसे बनता है, उनके चरित्र से बनता है। एक अच्छा राज्य ही क्यों न हो, राज्य अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर जब तक उसमें निवास करने वाले जो नागरिक हैं, लोग हैं, अच्छे नहीं होंगे, तो कानूनों का पालन नहीं करते होंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो तब तक वह जो है अच्छा राज्य नहीं कहलाएगा। तो राज्य जो है वह नागरिकों पर या उनके चरित्र पर जो है निर्भर करता है। तो प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति के मध्य आंगिक एकता स्थापित करने का उसने प्रयत्न किया। उसका मानना था कि राज्य शरीर है और जो उसके जो विभिन्न अंग है, व्यक्ति और उन व्यक्तियों का जो वर्ग है वह उसके विभिन्न अंग हैं।
जिस प्रकार से हम शरीर के किसी अंग को पृथक करके उस शरीर के कार्यान्वयन की, वह शरीर क्या कार्यान्वयन करेगा, वह शरीर कितना काम करेगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर जो है राज्य से कोई अंग उसका जो है खराब हो जाता है या वह कार्य करना बंद कर देता है, तो ऐसे राज्य को हम आदर्श राज्य नहीं कहेंगे, ऐसे राज्य को हम न्यायप्रिय राज्य नहीं कहेंगे। तो उसने व्यक्ति और राज्य के मध्य आंगिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया कि जिस प्रकार से शरीर से पृथक उसके अंगों की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना राज्य के व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट जो और लास्ट जो उसकी विशेषता है, न्याय का सर्वव्यापी चरित्र। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय की अवधारणा है, वर्तमान न्याय की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। वर्तमान समय में जो न्याय का जो अर्थ लिया जाता है वह विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से लिया जाता है, परंतु प्लेटो के द्वारा न्याय की जो अवधारणा है वह वैधानिक न होकर के नैतिक है और विश्व के किसी भी राज्य में इसको जो है अपनाया जा सकता है कि सभी जगह जो है इस न्याय व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। तो ये हो गई प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। अब आता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। जो उसके आलोचक हुए हैं उन्होंने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं किन किन आधारों पर की हैं। पहली जो आलोचना है, नंबर 1, न्याय का सिद्धांत नैतिक है, वैधानिक नहीं। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह नैतिक चरित्र का है, आधुनिक युग की तरह वैधानिक चरित्र का नहीं। यह विधि से उत्पन्न होता है, यह विधि से उत्पन्न होता है लेकिन नहीं, यह सॉरी, जो वैधानिक चरित्र है यह विधि से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने नैसर्गिक जो कर्तव्य का जो पालन करने से यह उत्पन्न होता है। और जैसे कि बाकर ने लिखा है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह वस्तुतः न्याय नहीं बल्कि वह केवल व्यक्तियों के अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने वाली भावना मात्र है। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हम न्याय का अर्थ लेते हैं कि जो कानून है या किसी अपराधी को दंड देने की क्या प्रक्रिया है। अगर वह अदालत में जाता है तो जो एक सरकार का जो अंग है न्यायपालिका जो पक्ष और विपक्ष के जो तर्क होते हैं उन तर्कों के आधार पर वह अपना न्याय देता है और उसकी प्रामाणिकता के आधार पर वह किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष ठहराता है। तो ये होगी वैधानिक प्रक्रिया। लेकिन जो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, आलोचकों का मानना है कि वह बिल्कुल जो है नैतिक है और यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी नैतिकता क्या कहती है। नंबर दूसरी जो आलोचना लेखकों ने की, इसके आलोचकों ने की है वह है अधिकार दंड की कोई व्यवस्था नहीं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो दूसरी जो आलोचना की गई है कि अधिकार दंड की कोई व्यवस्था नहीं। प्लेटो द्वारा जो प्रतिपादित जो न्याय का सिद्धांत है उसमें वर्तमान समय में व्यक्ति के अधिकारों तथा उनके उल्लंघन होने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं की है। प्लेटो ने इस बात का तो जोर दिया है, इस बात पर उसने जो है विशेष बल भी दिया है कि व्यक्ति को दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को जो कार्य सौंपा गया है उनको वही कार्य करना चाहिए और दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो उसका उल्लंघन करने पर उसे क्या दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की कोई व्यवस्था जो है प्लेटो ने नहीं बताई है। नेक्स्ट जो आलोचना की है, नंबर 3, समाज का कृत्रिम विभाजन। प्लेटो ने जो है समाज का कृत्रिम विभाजन किया है। उसने मानवीय आत्मा के जो 3 गुण बताए थे उन 3 गुणों के आधार पर उसने जो है समाज के भी 3 वर्ग बताए थे। उसने बताया था कि मानवीय आत्मा के जो 3 गुण हैं, साहस हो गया, स्पिरिट जिसे हम स्पिरिट कहते हैं, बुद्धि होगी, साहस हो गया, और तीसरा तृष्णा या एपिटाइट का गुण हो गया। इसी के आधार पर उसने समाज के भी केवल 3 वर्ग बताए थे कि समाज में शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग होते हैं। लेकिन वस्तुतः समाज में केवल यही 3 वर्ग नहीं होते हैं। तो फलस्वरूप
यह कि जो उसने समाज का जो कृत्रिम विभाजन किया वह समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट जो विशेषता है प्लेटो के जो आलोचना की गई है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत अत्यंत विषय निष्ठ है। न्याय की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह वस्तुनिष्ठता मानी जाती है। न्याय करने वाले को अपने सम्मुख जो प्रस्तुत पक्ष और विपक्ष के जो प्रमाण होते हैं उसके आधार पर न्याय करना होता है। लेकिन प्लेटो के न्याय की जो अवधारणा है पूर्ण तौर से व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहने के कारण अत्यधिक विषय निष्ठ है, इसलिए इसे न्याय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था है वह क्या है, विषय निष्ठ है, क्योंकि वर्तमान समय में जो न्याय की जो वैधानिक अवधारणा है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको जो दंड देने की जो प्रक्रिया होगी वह न्यायालय में पक्ष और विपक्ष के जो तर्क होंगे, उनके जो प्रमाण होंगे, उन प्रमाणों के आधार पर ही न्याय करने वाला जो न्यायाधीश होगा, जो जज होगा, वह अपना निर्णय देगा। लेकिन जो प्लेटो का जो न्याय है वह नैतिकता के आधार पर है और वह व्यक्ति की नैतिकता पर निर्भर करेगा। तो इसलिए कुछ आलोचकों ने प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत को जो है स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट आता है दार्शनिक राजा का अधिनायकवाद। प्लेटो ने जिस न्याय आधारित आदर्श राज्य की कल्पना की है, उस आदर्श राज्य में प्लेटो ने दार्शनिक राजा को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, यानी कि शासक वर्ग को उसने जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। और उसके बाद जो दो वर्ग और हैं, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इनको जो है जो सामाजिक जो राजनीतिक जो सामाजिक जो पिरामिड है, उस पिरामिड के सबसे शीर्ष स्थान पर शासक वर्ग है। और शासक वर्ग में भी जो दार्शनिक राजा है, दार्शनिक राजा को उसने सत्ता सौंपने की जो बात की है, तो उस दार्शनिक राजा के निरंकुश होने की संभावना आलोचकों ने जो है बताई है कि पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर है, फलस्वरूप उसे निरंकुश शक्ति प्राप्त हो जाएगी और व्यक्ति स्वतंत्रता की जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता व्यक्ति को और भी भ्रष्ट कर देती है। शासक चाहे कितना ही ज्ञानवान क्यों न हो, मनुष्य होने के नाते कभी न कभी निरंकुश सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए वह प्रेरित कर सकता है। और प्लेटो के आदर्श राज्य में उसे रोकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, कोई भी वैधानिक कानून उन्होंने नहीं बताया है कि अगर जो है कोई जो शासक वर्ग है वह अगर निरंकुशता को उत्पन्न करता है या निरंकुश हो जाता है तो उस स्थिति में क्या अधिकार होगा जनता का, क्या अधिकार होगा उसके नागरिकों का, कि क्या उसे वह उस पद से हटा भी सकती है या नहीं। इस प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था जो है प्लेटो ने नहीं दी है। तो इसलिए आलोचकों का मानना है कि दार्शनिक जो शासक है, आदर्श जो राज्य है, आदर्श राज्य में दार्शनिक जो शासक होगा उसके निरंकुश होने का खतरा इसमें बना रहता है। नेक्स्ट है व्यक्ति मात्र साधन है। प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था का जो स्वरूप है वह स्वावलंबी होने के कारण व्यक्ति राज्य के लक्ष्य प्राप्ति में मात्र एक क्या है, साधन है। वह व्यक्ति को एक साधन मानता है और वह व्यक्ति को स्वतः विकास हेतु अवसर देने का कोई प्रयास नहीं करता है। जब आप प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसने जो शिक्षा की जो योजना बनाई थी, उस योजना के तहत उसने जो है 20 वर्ष की अवस्था में जो एक परीक्षा देने की उसने बात कही थी और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण लोग हो जाएंगे उस आधार पर उत्तीर्ण लोगों को आगे के वर्ग में भेजा जाएगा, आगे की उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा, और जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उनको जो है उत्पादक वर्ग में भेज दिया जाएगा। लेकिन उत्पादक वर्ग में चले जाने के बाद उनके लिए दोबारा कोई ऐसा चांस, ऐसा कोई अवसर उसने प्रदान नहीं किया ताकि वे भी जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। तो प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था है, प्लेटो की न्याय व्यवस्था का इस आधार पर आलोचकों ने खंडन किया है कि व्यक्ति मात्र साधन है, राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मात्र क्या है, एक साधन है। और नेक्स्ट आता है वर्तमान में उपयोगी नहीं। जो प्लेटो का
जो न्याय सिद्धांत है वह जो है वर्तमान समय में उपयोगी हम उसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्लेटो का जो सारा चिंतन है वह नगर राज्यों से संबंधित था। क्योंकि उस समय यूरोप में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और उन नगर राज्यों के आधार पर ही प्लेटो ने जो है अपने न्याय सिद्धांत को दिया। उसके आधार पर ही उसने जो है समाज के जो कृत्रिम विभाजन उसने किया कि ठीक है, समाज में जो वर्ग है, जो शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है और उत्पादक वर्ग है, तो नगर राज्यों में तो वह व्यवस्था चल सकती थी, लेकिन अब वे जो है इतिहास की वस्तु हो चुकी है। नगर राज्य वर्तमान समय में है नहीं, और उन नगर राज्यों का जो स्वरूप वर्तमान समय में है वह राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इनके क्षेत्र में वृद्धि हुई है, इनके आकार में जो है वृद्धि हुई है। तो इसलिए उन जो उस समय की जो प्लेटो ने जो कल्पना की थी, तो उस आधार पर वर्तमान समय में आप जो है वर्तमान राज्यों की जनसंख्या को वैयक्तिक गुणों के आधार पर उसका विभाजन आप नहीं कर सकते हैं। जो प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत का मुख्य जो आधार है कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, कि व्यक्तियों को उनके गुणों के अनुरूप ही अपना कार्य करना चाहिए और जिस गुण की उनमें अधिकता होगी केवल व्यक्ति वही कार्य करेंगे, दूसरा कार्य नहीं करेंगे। तो वर्तमान जो राष्ट्रीय जो राज्य हैं, इन राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वर्तमान समय में प्लेटो की न्याय व्यवस्था को जो है लागू कर पाना क्या है किसी भी दशा में संभव नहीं है। तो ये हो गया प्लेटो के न्याय व्यवस्था की आलोचना कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिक है, वैधानिक नहीं है। अधिकार और दंड की उसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करता है, तो उस वहां पर जो है उस व्यक्ति को क्या दंड दिया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था प्लेटो ने नहीं बताई है। तीसरा कि समाज का उसने जो कृत्रिम विभाजन किया है, समाज में केवल 3 वर्ग ही नहीं होते हैं, यह कृत्रिम विभाजन जो है समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह अत्यंत विषय निष्ठ है, जबकि न्याय सिद्धांत की जो विशेषता है वह विषय निष्ठ न होकर के जो न्याय जो दिया जाता है वह वस्तुनिष्ठ होती है। न्यायाधीश के सामने या न्याय करने वाले व्यक्ति के सामने जो साक्ष्य होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, उन प्रमाणों की प्रामाणिकता के आधार पर ही न्याय करने वाला क्या कर सकता है, न्याय कर सकता है। तो इसलिए आलोचकों ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। और दार्शनिक राजा का जो अधिनायकवाद है, कहीं न कहीं इस बात की आशंका बनी रहती है कि आपने निरंकुश शक्ति जो है एक जो दार्शनिक है उस दार्शनिक को दे दिया है और वह दार्शनिक उस पर जो है किसी भी तरह के अंकुश लगाने की आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। तो आलोचकों ने इस आधार पर भी उसकी आलोचना की है कि दार्शनिक राजा का अधिनायकवाद होने का उसमें जो है खतरा बना रह सकता है। व्यक्ति मात्र साधन है कि राज्य के जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक साधन के रूप में जो है प्रयोग उसका किया जा सकता है, और वर्तमान में यह व्यवस्था जो है उपयोगी नहीं हो सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में जो राज्यों का स्वरूप है वह परिवर्तित हो चुका है। और जो उस समय के जो राज्य थे, जिस आधार पर प्लेटो ने उस समय की जो न्याय व्यवस्था है और समाज का जो कृत्रिम विभाजन उसने किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर उनको कार्य दिया जाना चाहिए, कार्य विशेषीकरण का उसने जो सिद्धांत अपनाया था, वर्तमान समय की जो जनसंख्या है, वर्तमान समय के राज्यों का जो स्वरूप है, उस आधार का प्रयोग अगर हम वर्तमान समय में करें तो हम वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के परिप्रेक्ष्य में न्याय सिद्धांत को हम लागू नहीं कर सकते। तो ये जो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत का जो कल जो रह गया था वो आज हमने इसको पूरा कर दिया। और न्याय सिद्धांत, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, आपको केवल इतना ही अगर आप प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विषय में अगर आप याद रखेंगे कि प्लेटो ने जो है न्याय सिद्धांत की जो उसने जो परिभाषा की है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कार्य को करना है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। और जो सामाजिक रूप में उसने जो न्याय की जो परिभाषा की है कि प्रत्येक जो वर्ग उसने जो 3 वर्ग बताए थे, उन 3 वर्गों के द्वारा जब अपने अपने कार्यों का जो है निष्पादन किया जाता है और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो प्लेटो के अनुसार वही जो है न्याय होगा। धन्यवाद।